हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द लीजेंड ऑफ स्काई लॉर्ड। और इस एनीमे के ग्राफिक और एक्शन सीन और इसकी स्टोरी लाइन बहुत ही ज़बरदस्त है और आपको ये इस एनीमे बहुत ज़्यादा पसंद में आएगा। तो यहाँ पे हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है शॉर्ट सेक्ट और वो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा होता है। उसके चारों ओर हरियाली होती है और खूब सारी चिड़ियाँ चहक रही होती हैं और यहीं पे हमारे कुछ डिसाइबल एक्स अपनी तलवार की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक छोटा सा घर उसी सेक्ट में होता है। वहाँ पर एक लड़की बेड पर बैठ करके और एक लड़के के पास रो रही होती है। यही दोनों हमारे इस सीरीज़ के मेन लीड हैं। तभी वो लड़की कहती है कि आज जो तुम्हारे साथ हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। किसी ने तुम्हारी क्यूआई और तुम्हारी कल्टीवेशन की पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इससे हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। ये सारी चीज़ें कह के वो लड़की काफ़ी रो रही होती है और कहती है मैं इसके बारे में ज़रूर पता लगाऊंगी और सेक्ट मास्टर से इसके बारे में ज़रूर पता करूंगी। तुम प्लीज़ उठ जाओ। अगर तुम अभी ठीक होते तो तुम इस समय 10th लेवल पे होते, जिसकी वजह से तुम्हें डिवाइन हेवन की लाइट को फेस करना पड़ता। इसी वजह से जल रहे थे लोग और तुम्हारी कल्टीवेशन को धोखे से डिस्ट्रॉय कर दिया। बट कोई नहीं, मैं अपने सेक्ट मास्टर से बात करके तुम्हें हील कराऊंगी। और ये कह करके वो वहाँ से जाने लगती है। और फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है। फिर अचानक से उस लड़के की बॉडी में अलग सी एनर्जी जनरेट होने लगती है। पर्पल लाइट अपीयर हो जाती है, जिसकी वजह से वो लड़का अचानक से उठ के बैठ जाता है और अपने मन में कहता है कि आखिर मैं कहाँ आ गया हूँ और ये कौन सी दुनिया है, मुझे क्या हो गया था। मैं तो अपनी उस दुनिया में हेवनली लाइट को फेस कर रहा था। ये सोच करके वो एक कुछ पल के लिए एकदम शॉक्ड हो जाता है और उसकी आंखें एकदम लाल हो जाती हैं और सोचता मैं तो इस समय हेवनली लाइट को फेस कर रहा था और मैं अपने रिलम का सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा था, जिसके पास फिज़िकल सुप्रीम लॉर्ड की पावर थी और मैं सारे सुप्रीम लॉर्ड से ज़्यादा पावरफुल था। फिर उसे सडन याद आता है कि हाँ, मैं जब अपनी हेवनली लाइट को फेस कर रहा था तभी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स ने मेरे पीछे से तलवार घोंप के मुझे मार दिया कि मैं और भी ज़्यादा पावरफुल ना बन पाऊँ और मेरी सारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय भी कर दिया और मेरे सारे गैजेट को चोरी कर लिया। और फिर मरने के बाद शायद मेरी कोई सोल का एक हिस्सा इस दुनिया में आ गया हो और यहाँ पे आकर के इस बच्चे की बॉडी में आ गया हो। ये सोच करके वो उठ के अपनी बॉडी को देखने लगता है और कहता है कि ये बॉडी तो बहुत ज़्यादा वीक है, इसकी तो क्यूआई भी किसने इन्हें डिस्ट्रॉय कर दी है और ये तो अब कभी कल्टीवेट भी नहीं कर पाएगा। इतनी कमज़ोर बॉडी मुझे मिलनी थी। मैं आखिर अपना बदला कैसे लूँगा उन लोगों से जो कि हेवनली रेलम में बैठे हुए हैं। ये सोच करके वो एकदम गंभीर हो जाता है और अपने आप को देखना शुरू करता है। तभी वहाँ पे एक सडन लाइट अपीयर होती है जो कि एकदम बॉल की तरह होती है। उसे देख करके वो बंदा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या चीज़ है। और मैं इसका नाम बता दूं आपको, इसका नाम रहता है ली। ली कहता है कि आखिर ये क्या चीज़ है जो मेरे अंदर से अपीयर हो रही है। और ये देख के ही वो शॉक में हो जाता है। फिर उसे याद आता है, अरे ये तो एक डिवाइन बॉडी है। मैं तो इसे वैसे ही सोचा था कि ये तो नॉर्मल बॉडी होगी, मगर ये तो डिवाइन बॉडी है। इसकी वजह से मुझे पिछली बार से कम मेहनत करनी होगी और मैं बहुत जल्दी सुप्रीम लॉर्ड के फर्स्ट लेवल पे पहुंच जाऊंगा। ये सोच कर के वो काफ़ी खुश हो रहा होता है और कहता है कि मैं बहुत जल्दी से इसे कल्टीवेट कर लूँगा और मुझे जिस हिसाब से मेरी पुरानी ज़िंदगी में मुझे जो भी चीज़ें सीखी थी वो भी मेरे लिए अब यहाँ पे काम आएंगी। मैं उस सारी नॉलेज को यहाँ पे यूज़ करूँगा और जल्द से जल्द पावरफुल बन के हेवनली रेलम में जा कर के अपना बदला लूँगा। ये सोच कर के वो हंस रहा होता है
और गॉड का शुक्रिया कर रहा होता है। तभी हमारा लीज डिवाइन बॉडी के बारे में बता रहा होता है, क्योंकि पुरानी ज़िंदगी में वो एक सुप्रीम लॉर्ड होता है, तो उसे इसके बारे में सब कुछ पता होता है। और वो बताता है कि ये डिवाइन बॉडी एक साथ दो स्पिरिट को समन कर सकती है। और मेरी तो पुरानी लाइफ में जो मेरी बॉडी थी उसमें तो मैं सिर्फ एक ही स्पिरिट को समन कर पाता था, मगर ये बॉडी इतनी कमाल की है कि मैं एक साथ दो स्पिरिट को समन कर सकता हूँ, क्योंकि ये बॉडी करोड़ों में एक है। और ये सोच करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि मैं जल्द से जल्द कल्टीवेट करके उन दोनों स्पिरिट को समन करना सीख जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी नॉलेज भरी पड़ी हुई है अपनी पुरानी ज़िंदगी की वजह से। और फिर वो बंदा बैठ कर के लिए वहीं पे कल्टीवेशन करने लगता है और अपनी सारी इंजरी को हील करने लगता है, क्योंकि हमने देखा था कि जिसकी ये बॉडी रहती है वो बंदा मर चुका होता है और उसकी बॉडी में बहुत सी ज़्यादा इंजरीज रहती हैं। इस वजह से वो कल्टीवेशन करके इस बॉडी को हील कर रहा होता है और मन में कहता है, अगर मेरे पास पुरानी ज़िंदगी के नॉलेज ना होते तो मैं इस बॉडी को कभी नहीं हील कर पाता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डैमेज है। और फिर उसके ऊपर एक पर्पल लाइट अपीयर होती है और वो एक बार ब्रेक थ्रू भी कर जाता है और अपनी बॉडी को हील भी कर देता है। और उसके पास गजब का पर्पल ऑरा रिलीज़ होने लगता है, उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। और फिर वो तुरंत ही एक स्लैश लगा के अपनी पावर को चेक करता है और अपने स्पेस ऑफ माइंड में वो गजब का स्लैश लगाता है, जिसकी वजह से चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। तब भी वो अपने स्पेस ऑफ माइंड से बाहर आता है और उसे बाहर कुछ शोर सुनाई देता है और वो कहता है कि आखिर बाहर कौन होगा। तभी वहाँ कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि आज इस ली की तो फाइट होने वाली है हमारे सीनियर वोंग से, और इसकी तो कल्टीवेशन भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और आज तो ये मारा जाएगा। और वैसे भी इसे इसका तो इनर डिसेबल का जो बैच था वो भी मास्टर ने छीन लिया है, अब तो इसके पास ये घर भी नहीं रहेगा। ये कह कर के दोस्त सारे के सारे हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि आज के मैच में तो मज़ा आएगा इसे पिटते हुए देख के, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था। मगर इसकी कल्टीवेशन के जाने के बाद ये एक कचरा हो चुका है। और ये कह कर के सब हंस रहे होते हैं और घर के अंदर आ जाते हैं। तभी वहाँ ली भी हमारा खड़ा रहता है और सोचता है कि आखिर ये सब कौन है। फिर वो लोग अंदर आके कहते हैं, और कचड़े तुम कैसे हो। और इन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं, इसलिए की बॉडी में अब कोई और आ चुका है जो कि एक सुप्रीम लॉर्ड था और इसकी सारी पावर वापस आ चुकी हैं। मगर ये सब के बातों के अनजान होकर के वो लोग काफ़ी कड़ी कोटी उसे सुनाते हैं और कहते हैं, आज तो तुम बहुत बुरा फंसे हो और काफ़ी ज़्यादा पिटोगे। ये सोच करके ली भी कहता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये सब पागल हैं। तभी अरीना ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। वो ली हमारा एक साइड में खड़ा होता है और सारे डिसाइबल उसकी बुराई कर रहे होते हैं। तभी ली कहता है कि आखिर ये कैसी बॉडी में मैं आ गया, जिसकी तो साथी भी इसकी बुराई करते हैं और सबके सब इसके खिलाफ हैं। ये कैसी बॉडी मुझे मिल गई है, हे भगवान। ये कह कर के एकदम शॉक्ड होता है। तभी एक बंदा उसके सामने आता है और कहता है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यही वोंग होता है, उसके पीछे खड़ा हुआ वो बंदा कहता है, इसे जान से मत मारना, अगर तुमने इसे जान से मारा तो मिस ली तुम्हें जान से मार दे। तभी वोंग कहता है, ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। तभी ली सोचता है कि आखिर लोग किसकी बात कर रहे हैं। तभी उसकी पुरानी मेमोरीज में उसे याद आता है, जब ली 14 साल का था तो वो उसने किसी को बचाया था और वो लड़की को बचाने के लिए वो भालू के सामने कूद गया था। तभी वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और उन दोनों ने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। और जैसे ही वो लोग कुछ बड़े होते हैं तो आपस में वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम शादी करेंगे। तभी लड़की कहती है, जैसे ही मेरे ग्रैंडपा कल्टीवेशन से वापस आएंगे हम उनसे बात करके अपने रिश्ते के लिए पूछेंगे और हम लोग जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। ये कह कर के वो दोनों खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं एक पेड़ के नीचे बैठ के।
तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी अरीना का दिखाते हैं। वो लड़का कूद करके ली के ऊपर पंच मारने वाला रहता है। तभी ली कहता है कोई नहीं, आजा बच्चा। तभी ली उसे खींच के एक मुक्का मारता है और वोंग जा करके दीवार में घुस जाता है और सारे के सारे बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ। तभी ली बोलता है कि और किसी को आजमाना है। तभी एक बंदा के नील डाउन होके बोलता है सीनियर हमें माफ़ कर दीजिए। तभी वहाँ पे एक और सीनियर की एंट्री होती है और वो बोलता है कौन है यहाँ पे बच्चों को बुली कर रहा है, और वो बोलते हुए आगे बढ़ता है। तभी वो बंदा बोलता है दूसरा कि माँ सीनियर, यहाँ पे आपके भाई वोंग ने हमारे ली को चैलेंज किया था जिसकी वजह से वो ये मैच हार गया। तभी वो बंदा जा कर के अपने भाई को चेक करता है और देखता है कि अरे इसकी तो क्यूआई और कल्टीवेशन दोनों डिस्ट्रॉय हो गई। आखिर तुमने ली ये क्या कर दिया, तुमने मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे कर दिया। तभी ली बोलता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, उसने ही वो हमला करने के लिए आया था, मैंने तो उसे मना किया था। तभी सारे बच्चे कहते हैं आज तो वोंग के भाई उसे नहीं छोड़ेंगे और हमारे सीनियर इसे ली को तो बहुत अच्छा सबक सिखाएंगे, शायद इसे जान से भी मार दें। तभी वो ली कहता है देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तभी वोंग का बड़ा भाई बोलता है आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और तभी वो अपनी पावर को रिलीज करता है और एक एलिफेंट को समन करता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वोंग ली ने अपने स्पिरिचुअल एलिफेंट को समन कर लिया था, फिर ली ने अपने बोन ब्रेकिंग पाम अटैक को समन कर लिया था। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं और फिर तभी एक दूसरे के सामने आकर के वो लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी ली ने अपने पाम अटैक से उसके एलिफेंट को क्रश कर दिया था और फिर कहता है अब तुम्हारा काम ख़त्म हुआ यहाँ पे, और फिर तुरंत ली वोंग के पीछे जा कर के उसको बहुत बुरी तरीके से बांध देता है रबर ट्यूब की तरह, और फिर कहते हैं यहाँ तुम्हारा काम खत्म हुआ। तभी सारे डिसाइबल बोलते हैं कि आखिर वोंग ली ने ऐसी कौन सी टेक्निक यूज़ की थी, ये टेक्निक तो हमने आज तक नहीं देखी। तभी उसका भाई बोलता है कि ब्रदर तुम ठीक तो हो। तभी वोंग कहता है कि तुम चुप रहो, तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ फंस गया हूँ। तभी वोंग ली से माफ़ी मांग रहा होता है। ली कहता है कि अभी कुछ देर पहले तो तुम मुझे जान से मारने वाले थे। तभी वोंग कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। वोंग कहता है तुम कुछ ज़्यादा नेगोशिएट कर रहे हो, जल्दी से बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी वोंग बोलता है कि बहुत सारे बड़े बड़े सेक्ट मास्टर आए हुए हैं जून को अपने साथ ले जाने के लिए। तभी ली बोलता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, वो भी बचने के लिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वोंग बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर यहाँ और भी ज़्यादा लेट किए तो वो सब जून को लेकर के चले जाएंगे और तुम यहाँ पे देखते रह जाओगे। तभी ली कहता है अगर झूठ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और ये कह करके वो वहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वोंग अपने आप को खूब गहरी सांस लेता है और कहता है खैर मैं बच गया। तभी ली कहता है कि ये याद रखना अगर झूठ हुआ तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा और तुम्हें यहाँ पे कोई नहीं बचा पाएगा। तभी यहाँ सीन शिफ्ट होता है, ली दौड़ते हुए वो सेक्ट मास्टर के पवेलियन में जा रहा होता है जहाँ पे सारे के सारे सेक्ट मास्टर आए हुए रहते हैं, और ली को काफ़ी लेट भी होता है। कहीं वो सोचता है कहीं वो मिस जून को लेकर के चले जाना जाए और मुझे लेट ना हो जाए, और ये सोच करके वो आगे बढ़ता है और फिर सोचता है कि मिस जून अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माना कि ये बॉडी किसी और की थी बट इस मिस जून ने इस बॉडी के लिए, इस बंदे के लिए काफ़ी सेक्रीफाइस किया है, तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं मिस जून को इस सारी चीज़ों से बचाऊं। और ये सोच करके बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, उसका छोटा भाई आकर के वोंग को फीलिंग पिल्स देता है, कहता है भाई ये आप खा लीजिए, इसकी वजह से आपकी सारी इंजरी हील हो जाएंगी। तभी वोंग अपने मन में सोचता है कोई नहीं ली, तुम जल्दी से जाओ, वहाँ पे इतने बड़े बड़े सेक्ट मास्टर हैं कि वो तुम्हारी चटनी बना देंगे, अगर तुमने उन लोगों के बीच में कुछ बोला तो वो तुम्हारा आज आखिरी दिन होगा। ये बोल करके काफ़ी खुश हो रहता है और कहता है कि फाइनली मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा, और तुमने अगर वहाँ पे ज़रा सी भी कुछ हरकतें की वो तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा और तुम्हारी मोहब्बत तुमसे छिन जाएगी। यही सीन शिफ्ट होता है, हमें यहाँ पे क्लाउड सेट के हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे एल्डर आपस में बहस कर रहे होते हैं कि मैं इस जून को अपने साथ ले जाऊंगा, तो कोई कहता है मैं ले जाऊंगा। तभी वहाँ के सेक्ट मास्टर जो क्लाउड सेक्ट के होते हैं वो कहते हैं आप सब लोग प्लीज़ शांत हो जाएं और शांति बनाए रखें, जब तक मिस जून नहीं आ जाती तब तक हम इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकते कि मिस जून किसके साथ जाएंगी, तो प्लीज़ आप लोग बैठ जाएं और मिस जून का आने का वेट कर रहे हैं। तभी वहाँ पे हम
तभी वहाँ पे सोल वैली की जो मास्टर होती हैं वो कहती हैं कि मिस जून मेरे साथ जाएंगी, क्योंकि उनकी जो पावर है वो हमारे सेक्ट के हिसाब से काफ़ी मिलती जुलती है। तभी वहाँ के हमारे क्लाउड सेक्ट के मास्टर कहते हैं आप लोग प्लीज़ शांत हो जाएं। तभी फ्लेम सेक्ट के एल्डर खड़े होकर बोलते हैं वो मेरे साथ जाएंगी। इस बात को लेकर के सोल वैली और फ्लेम सेक्ट के मास्टर में आपस में बहस हो जाती है और वो एक दूसरे को ही उल्टा सीधा कहने लगते हैं। तभी फ्लेम सेक्ट के एल्डर खड़े होकर बोलते हैं सोल वैली की मिस को कि तुम लोग तो किसी लायक के नहीं हो, तुम्हारे पास तो कोई कुछ खास पावर भी नहीं है। तभी सोल वैली की मिस कहती हैं कि हम लोग इंसानों को जीना सिखाते हैं और प्यार मोहब्बत सिखाते हैं, तुम्हारी तरह नफरत नहीं, आग नहीं बरसते हैं। और ये कह के एक दूसरे को वो लोग टॉन मार रहे होते हैं। तभी सोल वैली की मिस कहती हैं कि जून हमारे लिए ही सिर्फ सही रहेगी, सूटेबल है हमारे सेक्ट के लिए। तभी सेम सेक्ट का बंदा कहता है कि आप लग रहा है यहाँ पे लड़ाई करना चाहती हैं। ये सुनकर के सोल वैली की मिसेस भी काफ़ी गुस्सा आ जाती हैं और बोलती हैं लगता है तुम भी ऐसे बाज नहीं आओगे। तभी वो दोनों अपनी ऑरा को रिलीज़ करते हैं और एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर एक दूसरे का ऑरा रिलीज़ करके वो जैसे ही अटैक करने वाले होते हैं तभी वहाँ पर किसी की आइज़ अपीयर होती है, जिसे देख करके दोनों डर जाते हैं और चुपचाप अपनी जगह बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हेवनली रेलम के मास्टर बैठे रहते हैं और बोलते हैं क्या तुम लोग मरना चाहते हो मेरे सामने, और तुम लोग मेरे सामने अपना ऑरा रिलीज़ कर रहे हो, तुम लोग को मैं नहीं दिख रहा हूँ। तभी क्लाउड सेट के एल्डर बोलते हैं मास्टर आप प्लीज़ शांत हो जाएं, ये लोग नादान हैं। ये बोल करके वो मास्टर को काफ़ी शांत कर रहे होते हैं, मगर हेवनली रेलम के जो मास्टर होते हैं वो अलग ही धुन में रहते हैं और फ्लेम सेक्ट के मास्टर को बोलते हैं कि तुम चुपचाप बैठ जाओ। तभी वो चुपचाप वहाँ पे बैठ जाता है। तभी क्लाउड सेक्ट के एल्डर बोलते हैं कि आप लोग थोड़ा इंतज़ार कर लें, जैसा कि जून आ जाएगी वो डिसाइड कर लेगी कि उसको कहाँ पे जाना है। ये सोच करके सब के सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। तभी क्लाउड सेक्ट के एल्डर बोलते हैं कि पवेलियन मास्टर आप प्लीज़ अपनी जगह बैठ जाएं और इतना आप गुस्सा ना करें। भी पवेलियन मास्टर बोलते हैं कि जून को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा और उसे काफ़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और यहाँ पे मुझे किसने भी रोका उसके लिए बहुत बुरा होगा। भी पवेलियन मास्टर एक पैच हमारे क्लाउड सेट के मास्टर के पास फेंकते हैं जो कि होता है सॉर्ड माउंटेन का बैच। ये देख करके वहाँ के हमारे क्लाउड सेट के मास्टर भी एकदम हैरान हो जाते हैं। तभी पवेलियन मास्टर बोलते हैं जैसा कि आपके हाथ में सॉर्ड माउंटेन का बैच है जो कि एक हेवनली बैच है और हम जून को वहाँ पर ले जा करके ट्रेनिंग देंगे। ये देख करके सेक्ट मास्टर भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी एक बंदा आके बोलता है मास्टर मिस जून आ रही हैं। तभी सबके सब मिस जून को देखना शुरू कर देते हैं और मिस जून जैसे ही एंट्री करती हैं सबके सब एकदम हैरान हो जाते हैं और मिस जून कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही होती हैं। जैसे वो वॉक करके आती हैं सारे के सारे सेक्ट मास्टर एकदम उनको देखना शुरू कर देते हैं और जो पवेलियन मास्टर होता है बोलता है अपने मन में कि मिस जून तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, चलो मैंने सही चॉइस की है। तभी मिस जून आकर के तुरंत ग्रीट करती हैं सेक्ट मास्टर को। तभी सेक्ट मास्टर कहते हैं यहाँ पे और भी सीनियर एल्डर बैठे हैं, आप उन्हें भी ग्रीट करें। तभी मिस जून सारे एल्डर को ग्रीट करती हैं और उनका स्वागत करती हैं और बोलती हैं सेक्ट मास्टर आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, वो भी सडन। तभी सेक्ट मास्टर बोलते हैं यहाँ पे ये सारे लोग तुम्हें अपना डिसाइबल बनाना चाहते हैं तो तुम इनमें से किसके साथ जाना पसंद करोगी। ये बोल करके सेक्ट मास्टर उसकी तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं तुम्हारा डिसीजन क्या है। तभी वहाँ का पवेलियन मास्टर खड़ा होकर बोलता है कि ये मेरे साथ जाएगी और किसी के साथ नहीं, बात यहाँ ख़त्म। तभी सारे के सेक्ट के मास्टर एकदम शांत हो जाते हैं क्योंकि उनसे ज़्यादा ताकतवर यहाँ पे कोई भी नहीं था या कि उनके सामने कोई आवाज़ उठा सके। तभी वहाँ पे हमारे क्लाउड सेक्ट के मास्टर बोलते हैं ठीक है तो जून तुम्हारा क्या इरादा है, तुम किसके साथ जाना चाहोगी और तुम किस सेक्ट की डिसाइबल बनना चाहोगी। और जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ सारे सेक्ट एक से एक बढ़ के हैं। तभी मिस जून कहती है क्या मुझे यहाँ से दूर जाना होगा, मैं यहाँ से दूर नहीं जा सकती क्योंकि मैं ली से दूर नहीं रह सकती हूँ। फिर वो अपनी शर्त रखती हैं कि अगर मुझे आप यहाँ से ले जाना चाहते हैं तो आपको ब्रदर ली को भी मेरे साथ लेके चलना होगा। ये बात सुन करके सब शॉक्ड हो जाते हैं, कहते हैं आखिर ये कहना क्या चाहती है, इतनी मुश्किल से तो कुछ लोगों को इतने बड़े सेक्ट में मौका मिलता है इनर डिसाइबल बनने का और ये यहाँ पे बकवास कर रही है। तभी वहाँ पे हमारे एक सेक्ट मास्टर बोलते हैं जो कि फ्लेम सेक्ट के होते हैं कि वो तो एकदम बेकार और यूजलेस पर्सन है, उसको आखिर अपने सेक्ट में कौन लेना चाहेगा क्योंकि अब कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता है। तभी ये बात मिस जून सुन करके कहती हैं कि प्लीज़ आपने जो भी बोला वो अपने वर्ड्स अपने वापस लें। ये सुन करके हमारे हेवनली सेक्ट के जो मास्टर होते हैं पवेलियन मास्टर वो भी कहते हैं वो एकदम यूजलेस पर्सन है, उसको हम यहाँ से लेकर के नहीं जाएंगे किसी भी सेक्ट में क्योंकि वो इतना भी ज़्यादा वर्दी नहीं है कि वो हमारे सेक्ट में ज्वाइन हो सके। ये बात सुन करके मिस जून एकदम गुस्सा आ जाती हैं और कहती हैं आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर
ली के बारे में इतनी बकवास करने के लिए आप अपने वर्ड्स को तुरंत के तुरंत वापस दें, वरना आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। ये बोल करके वो उनकी तरफ घूरने लगती है। तभी वहाँ के हमारे पवेलियन मास्टर उसको बोलते हैं, तुम बच्ची कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो, इसके लिए तुम्हें काफ़ी बुरा नतीजा भुगतना होगा। ये बोल करके सेक्ट मास्टर उसकी तरफ देखने लगते हैं और पवेलियन मास्टर बोलते हैं कि बस अब बहुत हुआ। वो अपना ऑरा रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो जून रहती हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि वो घुटने के बल बैठ जाती हैं और सेक्ट मास्टर की तरफ देखने लगती है, मगर कोई कुछ नहीं करता है। तभी मिस जून के मुंह से सडन खून आ जाता है और भाई साहब पूरे के पूरे सेक्ट के बाहर बिजली तड़क रही होती है, और इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त पावर होती है कि उसे देख करके ली भी घबरा देता है और कहता है कि कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया, मिस जून को कुछ हो ना जाए, मैं कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाऊँगा, क्योंकि जिसकी वजह से मैं आज ज़िंदा हूँ वो उसकी ज़िंदगी थी। ये दौड़ कहते हुए उसकी तरफ भागता है और वो वहाँ तक जैसे पहुँचने वाला रहता है, यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं उस पवेलियन मास्टर को, जो कि हँस रहा होता है। कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं तुम्हें ज़िंदा मार दूंगा। ये कहते हुए उसकी तरफ देखिए हंसता है। तभी वहाँ के क्लाउड सेक्ट के सेक्ट मास्टर देख करके बोलते हैं, ये मेरी इस डायरेक्ट डिसाइबल है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, प्लीज़ आप ऐसा मत करें। ये बस कहते ही हैं। तभी वहाँ के पवेलियन मास्टर बोलते हैं, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, तुम शांति से बैठे रहो। और ये बोलते ही हैं तभी मिस जून के मुंह से खून निकल जाता है। ये देख करके सब हैरान हो जाते हैं। फिर मिस जून कहती हैं, आपको अपना जो भी आपने ब्रदर ली के बारे में बोला है वो आपको वापस लेना होगा, वरना मैं नहीं जाने वाली। और ये बोल करके कुछ बोलती, फिर उनके मुंह से खून आ जाता है। और ये जैसे ही बोलती तभी पवेलियन मास्टर अपनी पूरी एनर्जी लगा के उसको जान से मारने वाले रहते हैं। तभी वहाँ पे वो दोनों एल्डर, जो कि फ्लेम सेक्ट और सोल सेक्ट की रहती हैं, वो दोनों कहते हैं, मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसे किसी भी डिसाइबल को कैसे मार सकते हैं। तभी वो बंदा कहता है कि मेरी मर्ज़ी, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगा। तभी वो बंदा सोल कैप्चरिंग स्पेल का यूज़ करके मिस जून की सोल को कैप्चर कर लेता है, और ये देख करके सब शॉक्ड हो जाते हैं। सारे के सारे लोग कहते हैं, ये तो सोल कैप्चरिंग स्पेल है, ये आप क्या कर रहे हैं। तभी सेक्ट मास्टर कहते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने ये ऐसे कैसे कर दिया, वो मेरी डायरेक्ट डिसाइबल थी। तभी और सारे सेक्ट मास्टर कहते हैं, इसकी वजह से ह्यूमन बॉडी को काफ़ी हार्म होता है, सोल कैप्चरिंग स्पेल आप ऐसे नहीं कर सकते। तभी एल्डर कहते हैं कि मैं इसको किसी भी कीमत पे लेके जाऊंगा, अगर तुम में से किसी के पास भी हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाए। ये बात कहते ही हैं तभी के तभी सारे सेक्ट मास्टर शांत हो जाते हैं, मगर फिर भी वो इसका विरोध करते हैं और बोलते हैं कि आपको इस डिसाइबल के ऊपर सोल कैप्चरिंग स्पेल नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पे हार्म होगा और ह्यूमन बॉडी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। सेक्ट मास्टर भी बोलते हैं कि ये मेरी डायरेक्ट डिसाइबल थी, आपने ये ऐसा कैसे किया। इस मेथड से मिस जून को काफ़ी हार्म होगा और उनकी सोल को भी काफ़ी दिक्कत होगी। ये बात सुनकर के एल्डर कहता है, तुम सब खामोश हो जाओ और मैं किसी भी कीमत पे से यहाँ से लेके जाऊँगा, चाहे जिंदा या मुर्दा, और मैंने तो सिर्फ खैर मनाओ कि इसे जान से नहीं मारा है। और ये कहते हुए वो बोलते हैं मिस जून को, चलो उठ जाओ और यहाँ से चलते हैं। मिस जून एक पपेट की तरह उनकी बात मान करके उनके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी सारे के सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और उस एल्डर को देखने लगते हैं कि आखिर ये एल्डर करना क्या चाहता है, मिस जून को अपना डिसाइबल बनाना चाहता है या इसने जान से मारने के लिए आया था। ये बात सब के सब सोच ही रहे होते हैं। तभी यहाँ सीन शिफ्ट होता है, उस एल्डर को एक अलग सा और फील होता है, जिसकी वजह से वो एल्डर कुछ पल के लिए वहाँ रुक जाता है और सोचता है आखिर मेरे सामने से कौन आ रहा है। तभी वहाँ पे हमारी एंट्री होती है हीरो की, जो कि ली होता है, और वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मिस जून को तुमने अपने साथ ले जाने की कोशिश की। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हे गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जून पवेलियन मास्टर के साथ नहीं जाना चाह रही थी। तभी पवेलियन मास्टर ने अपनी एक स्पेल को कास्ट किया, जो थी सोल कैप्चरिंग स्पेल, और उसे कास्ट करने के बाद उसने जून की सोल को कैप्चर कर लिया। ये देख करके सारे सेक्ट मास्टर एकदम गुस्सा से गए, फिर पवेलियन मास्टर को काफ़ी बुरा बोलने लगे। तभी पवेलियन मास्टर बोला, मैं इसे किसी भी कीमत पे अपने सेक्ट पे लेकर के जाऊंगा, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाओ। तभी पवेलियन मास्टर जैसे ही मुड़ करके आगे बढ़ता, उसको एक अलग सा ऑरा महसूस होता है और वो वहीं रुक जाता है। तभी हम देखते हैं उसके सामने ली अपीयर हो जाता है और चिल्ला के बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने जून के साथ ज़बरदस्ती की। जैसे ही जून ली की आवाज़ सुनती है, वो तुरंत उस स्पेल से बाहर आ जाती है और दौड़ के जून ली के गले लग जाती है। और ये देख कर के पवेलियन मास्टर एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि सोल कैप्चरिंग स्पेल को सिर्फ उसका मास्टर ही डिस्ट्रॉय कर सकता था या वापस ले सकता था। अगर कोई और ज़बरदस्ती अगर उस स्पेल को ख़त्म करेगा तो उस बंदे की बॉडी को हार्म होगा, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। वो देखता है कि जून
ली के गले लग करके रो रही होती है और पवेलियन मास्टर ये देख करके एकदम शॉक्ड होके खड़ा होता है और कहता आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी अदर सेक्ट मास्टर भी इस चीज़ को देख करके काफ़ी परेशान हो जाते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर जून ने उस स्पेल्स को कैसे ख़त्म कर दिया, ये तो नामुमकिन है। और यहीं पे सीन शिफ्ट होकर के हमें सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता, वो तो ली को इस तरह खड़े होकर के देख रहे थे क्योंकि ली कुछ दिन पहले बीमार था, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और वो सडन आकर के सेक्ट मास्टर के सामने खड़ा हो गया था जून को बचाने के लिए। ये देख कर के सेक्ट मास्टर तो अलग ही हैरान थे। तभी सीन शिफ्ट होता है, जून ली से कह रही होती है रो रो के कि ये लोग मुझे ज़बरदस्ती इस सेक्ट से बाहर ले जाना चाह रहे थे और ये लोग तुमसे मुझे दूर करना चाहते हैं, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती हूँ। तभी वहाँ पे सेक्ट मास्टर चिल्ला के बोलते हैं कि तुम ली इस चीज़ के बीच में मत आओ, तुम हमारे एल्डर्स की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें काफ़ी बुरा हर्जाना भरना होगा। ये कह कर के सेक्ट मास्टर ली के ऊपर काफ़ी गुस्सा रहे होते हैं। तभी ये सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ली चिल्ला करके सेक्ट मास्टर को कह रहा होता है कि जब ये पवेलियन मास्टर जून को ज़बरदस्ती यहाँ से लेके जा रहा था तब आपने क्यों नहीं बोला और मैं जून को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तभी वो पवेलियन मास्टर बोलता है लगता है तुम लोग मरना चाहते हो जो मेरे सामने इस तरीके से बात कर रहे हो। तभी ली बोलता है कि वो तो वक्त ही बताएगा। पवेलियन मास्टर ये इस बात को सुन करके काफ़ी गुस्सा आ जाते हैं और फिर ली की ओर घूर के देखते हैं। ली कहता है कि तुम लोग की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम जून की बिना परमिशन के तुम लोग उसे ज़बरदस्ती इस सेक्ट से बाहर लेके जा रहे थे और मैं उसे इस सेक्ट से बाहर नहीं जाने दूंगा। इस बात को सुन करके पवेलियन मास्टर और भी ज़्यादा भड़क जाता है और वो अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को समन करके एक अटैक रेडी करने लगता है जो कि वो ली की ओर थ्रो करने वाला रहता है। इस चीज़ को देख करके क्लाउड सेक्ट के मास्टर घबरा जाते हैं क्योंकि ये पवेलियन मास्टर का काफ़ी बड़ा अटैक था जिसकी वजह से उनका सेक्ट तबाह हो सकता था। इस वजह से वो चिल्ला के कहते हैं कि आप मेरे सेक्ट के स्टूडेंट को इस तरीके से हार्म नहीं कर सकते हैं। मगर इस बात को भी सुन कर के पवेलियन मास्टर इसे इग्नोर करते। सेक्ट मास्टर जैसे ही पवेलियन मास्टर को अटैक को डॉज करने जाते हैं तभी हम देखते हैं दोनों सेक्ट मास्टर उनके सामने आके उन्हें रोक लेते हैं क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो पवेलियन मास्टर के दुश्मन बन जाते। तभी हम देखते हैं कि ली अभी भी उनके अटैक के सामने सीना तान के खड़ा रहता। तभी हम देखते हैं पवेलियन मास्टर के उस अटैक से क्लाउड सेक्ट पूरा हिल जाता है और इस अटैक की वजह से सारे के सारे डिसाइबल आकर के क्लाउड सेक्ट के बाहर खड़े हो जाते हैं और इतना बड़ा धमाका देख करके परेशान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस अटैक से ली का बाल भी बाका नहीं हुआ रहता है। ली चुपचाप वहाँ पे खड़ा होकर के मुस्कुरा रहा होता है और कहता है कि यही तुम्हारा अटैक था पवेलियन मास्टर, इस अटैक ने तो मेरे बाल को भी नहीं छू पाया, आखिर तुम इतना छोटा सा अटैक मेरे ऊपर कैसे कर सकते हो। ये कह के पवेलियन मास्टर को ली और भी ज़्यादा भड़काता है। तभी पवेलियन मास्टर अपना सेकंड अटैक को रेडी करता है जो कि मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक होता है और वो जैसे ही इस चीज़ अटैक को रेडी करता है ली चुपचाप अभी भी वहीं खड़ा रहता है और पवेलियन मास्टर ली की ओर अपना अटैक थ्रो कर देता है मगर ली वहाँ से टस से मस नहीं होता है और पवेलियन मास्टर के अटैक को अपने एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर देता है जिसको देख करके वहाँ पे सारे के सारे सेक्ट मास्टर शॉक में हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर ली कितना ज़्यादा ताकतवर है कि उसने पवेलियन मास्टर के अटैक को एक ही बार में डॉज कर दिया। और वो सारे सेक्ट मास्टर बोलते हैं कि मुबारक हो, क्लाउड सेक्ट के पास अब दो हेवनली जीनियस हैं, एक से बढ़ के एक हमें सरप्राइज़ मिल रहे हैं यहाँ पे हमारा आना वेस्ट नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं क्लाउड सेक्ट के मास्टर अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ली ने एक ही पंच में पवेलियन मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया और मुझे अब कैसे भी करके ली को यहाँ पे बचाना होगा की वजह से मेरे पास दो हेवनली लेवल के जीनियस होंगे और फिर मेरे सेक्ट से कोई भी नहीं टकरा पाएगा। अभी हम देखते हैं कि पवेलियन मास्टर अपने एक और अटैक को रेडी करता है जिसमें 1000 शॉट्स रहती हैं और वो तुरंत जा करके ली की ओर बढ़ जाती हैं मगर ली भी वहाँ से टस से मस नहीं होता और वो वहीं पे खड़ा होकर के पवेलियन मास्टर के अटैक को डॉज करने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि क्लाउड सेक्ट के मास्टर अपने स्नेक को समन करते हैं और उससे कहते हैं कि जा करके तुरंत पवेलियन मास्टर के अटैक को
डिस्ट्रॉय कर दो और वो स्नेक तुरंत जा कर के एक जाइंट स्नेक में कन्वर्ट हो जाता है और पवेलियन मास्टर के सारे अटैक को खुद में कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से पवेलियन मास्टर का वो अटैक वहीं ख़त्म हो जाता है। ये देख कर के पवेलियन मास्टर बोलता है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तभी सेक्ट मास्टर बोलते हैं, नहीं, मैं यहाँ सिर्फ लड़ाई को रोकना चाहता हूँ। आप बेवजह इन बच्चों के ऊपर अटैक कर रहे हैं पवेलियन मास्टर। मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। क्यों ना हम बैठ कर के इस मसले का हल निकालें। मगर पवेलियन मास्टर उनकी एक भी नहीं सुनता है। तभी हमारा ली बोलता है कि मैं किसी भी कीमत पे यहाँ से जून को लेके जाने नहीं दूंगा। जून यहीं पे मेरे साथ रहेगी और जिस किसी ने इसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की, मैं उसे जान से मार दूंगा। और ये कह कर के ली जून का हाथ पकड़ के सेक्ट के बाहर आ जाता है और इसके पीछे पीछे पवेलियन मास्टर भी आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है ली की इस हरकत पे। तभी पवेलियन मास्टर बाहर आके बोलता है कि आज तुम्हें मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। और ये कह कर के पवेलियन मास्टर ली को घूरने लगता है और तभी क्लाउड से एक आवाज़ आती है कि मेरे डिसाइबल्स को तुम ज़्यादा ही बुली कर रहे हो। ये सुन कर के पवेलियन मास्टर बोलता है, जो भी है वो मेरे सामने आए, ऐसे छुप करके क्यों बोल रहा है? और ये बोल करके पवेलियन मास्टर अपना ऑरा रिलीज करता है। मगर उस क्लाउड के ऊपर बैठा हुआ इंसान बोलता है कि तुम इतने भी ज़्यादा पावरफुल और इतने वर्दी नहीं हो कि तुम मुझसे मुकाबला कर पाओ। तभी हम देखते हैं कि क्लाउड में एक पर्पल ऑरा रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से पूरा क्लाउडी का कलर चेंज हो जाता है और उसमें से ढेर सारी लाइट अपीयर होती हैं और एक लाइट सीधे आकर के पवेलियन मास्टर को लगती है, जिसकी वजह से पवेलियन मास्टर की बॉडी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस चीज़ को देख कर के सब के सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि पवेलियन मास्टर की बॉडी तुरंत तुरंत डिस्ट्रॉय होकर के राख में बदल जाती है। तभी हमारा ली इस चीज़ को देख कर के बोलता है, ये तो फायर वर्क है, ये तो बच्चों का काम है।" इसी लाइटिंग अटैक को अदर सेक्ट के मास्टर देख कर के एकदम शॉक में हो जाते हैं और कहते, इतनी ज़्यादा पावर आखिर किसके पास होगी? तभी वहाँ पे दो बंदे अपीयर होते हैं और वो कहते हैं कि हम हेवनली रेलम के डिसाइबल हैं और यहाँ पे हम आए हैं जून को अपने सेक्ट में शामिल करने के लिए और आज ही हम यहाँ पे जून को लेकर के जाएंगे और जो भी शख्स हमें रोकने की कोशिश करेगा वो जान से हाथ धो बैठेगा, एकदम इस पवेलियन मास्टर की तरह। तभी वो डिसाइबल अपनी एक चुटकी बजाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे खड़े हुए सारे के सारे डिसाइबल जो कि कमज़ोर होते हैं वो तुरंत बेहोश हो जाते हैं। उस लड़के के साथ जो दूसरी लड़की आई होती है वो बोलती है, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारी पावर हमारे सेक्स से बाहर आने की वजह से थोड़ी कम हो गई है। मगर वो बंदा कहता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारे के सारे इनकार्नेशन रेलम पे हैं और मेरी पावर अभी इनसे 4 गुना ज़्यादा है। मैं इन सबको एक चुटकियों में ख़त्म कर सकता हूँ। ये कह के वो हंसने लगता है। तब भी वो लड़की कहती है, एक बार ज़रा ध्यान से और सोच समझ के भी फैसला करना। मगर वो अपने ही घमंड में रहता है और अपने ही पावर के घमंड में चूर रहता है और उस लड़की की एक भी बात नहीं सुनता है। मगर वो लड़की तब भी उसे बार बार समझा रही होती है और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि क्लाउड सेक्ट के एल्डर बैठ के कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक अननोन वॉइस अपीयर होती है और वो बोलती है कि आज हम तुम्हारे सेक्ट से एक डिसाइबल को यहाँ से हेवनली रेलम में लेके जा रहे हैं, जिसका नाम जून है। जून का नाम सुनते ही वो एल्डर एकदम गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं, कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे डिसाइबल को मेरे ही सेक्ट से लेके जाने की बात कर रहा है। तभी वो वॉइस कहती है कि तुमसे जितना कहा जाए तुम उतना ही काम करो, उससे ज़्यादा नहीं। भी इस चीज़ को सुन करके एल्डर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं और खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई है कि मेरे सेक्ट के डिसाइबल को मेरे बिना परमिशन के यहाँ से ले जाने की बात कर रहा है। हम फिर देखते हैं कि हमारे एल्डर के आसपास एक अलग सा ऑरा आ जाता है, जो कि एकदम रेड कलर का रहता है और उस ऑरा से सेक्ट मास्टर को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है और उनके ऊपर ग्रेविटी प्रेशर पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से वो नील डाउन हो जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और वो पूछते हैं कि आखिर ये कौन है जो कि मेरी भी कल्टीवेशन को दबा दे रहा है और मेरी भी पावर से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। सारी बात को सोच करके वो एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका हाथ पैर कांपने लगता है और यहाँ सीन शिफ्ट होता है। देखते हैं कि वो हेवनली डिसाइबल जून की ओर बढ़ रहा होता है। तभी सेक्ट मास्टर पीछे से बोलते हैं कि तुम हमारी बिना परमिशन के हमारे डिसाइबल को यहाँ से
जान नहीं सकते हो, ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तभी वो डिसेबल पलट के सेक्ट मास्टर को सिर्फ देखता है, जिसकी वजह से सेक्ट मास्टर की वहीं पे हालत टाइट हो जाती है। उस बंदे के ऑरा के प्रेशर से सेक्ट मास्टर तुरंत नील डाउन हो जाते हैं और उनके मुंह से ब्लड आने लगता है। तभी वहाँ पे पीछे खड़े हुए सेक्ट मास्टर भी इस चीज़ को देख के एकदम डर जाते हैं और वो जैसे ही सेक्ट मास्टर को संभालने की कोशिश करते हैं, तभी वो बंदा उन दोनों को भी देख करके बोलता है, क्या तुम लोग को भी मरना है यहाँ पे? तभी वो बंदा आगे बढ़ने लगता है और जैसे ही जून की तरफ हाथ बढ़ाता है, तो हमारा ली उस बंदे का हाथ अपने हाथ से पकड़ लेता है और वो हेवनली डिसाइबल ली से अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा होता है और वो एकदम घबरा जाता है और सोचता है कि आखिर ये इतना ताकतवर बंदा कैसे हो सकता है कि मैं इससे अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। यहाँ पे तो सब के सब इनकार्नेशन रिदम पे हैं और ये इसका ऑरा तो मैं कुछ अलग ही महसूस कर रहा हूँ। इस चीज़ को देख कर के वो थोड़ा-सा डर जाता है और ली से अपना हाथ छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करता है और फिर वो बहुत ही मुश्किल से ली से अपना हाथ छुड़ा पाता है और ली बोलता है कि यहाँ मेरे रहते हुए जून को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता है। तभी वो हेविली डिसेबल बोलता है, अच्छा, वो अपने ऑरा को रिलीज़ करता है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। होप सो आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा।